जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है और आज का मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। आज की हमारी डेमो क्लास ASP.NET कोर्स से रेलिवेंट है, जो कि वेब डेवलपमेंट का एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है। अ, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप लोगों में से ज़्यादातर जो लोग हैं उनसे मेरी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो चुकी हुई है। कुछ से कॉल पर हुई है, कुछ से मैसेज पे हुई है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रा चैट में अपना नाम ड्रॉप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए जिन जिन से मेरी बात हुई है कौन कौन मौजूद हैं। तो जस्ट चैट में आपने अपना नाम लिख के सेंड कर देना। ठीक है जी, काफ़ी लोग जाने पहचाने अंदर हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है ना, इसको हमने इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिशियल रखना है, काफ़ी इंटरेक्टिव रखना है। टू वे कम्युनिकेशन मेरी कोशिश होगी कि हम कर रहे हों, मैं भी बता रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप मेरे से पूछ रहे हो। तो 1 घंटे का ये सेशन हमने काफ़ी इंटरेक्टिव बना के रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्पस बता दूं इस वर्कशॉप का इन 2 मिनट्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो ASP.NET होता है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने देना है। कुछ बातें आपको इसमें से पहले पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगी। बहुत ज़्यादा इसको नहीं घसीटूंगा, बस इसमें यह है कि सबको हाउ नो एक दफ़ा हो जाएगी कि डॉट नेट होती क्या है। उसके बाद हम वेब डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें बिगनिंग में ना भी सीखें तो गुजारा हो जाएगा। तो उसकी हमने एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे वेब डेवलपमेंट की। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से 95% लोगों को अंदर से कुछ बातें नहीं पता होंगी, जिनको लगता भी है ना कि उनको वेब डेवलपमेंट का पता है अच्छा खासा। फिर भी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ASP.NET जो वेब वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, इसका क्या स्कोप है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर मार्केट में क्या इसकी डिमांड है, कितनी सैलरीज हैं, फ्रीलांसिंग में इसका क्या स्कोप है, ये सारा कुछ विद प्रूफ आपके सामने मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद एट द एंड कोर्स की डिटेल, फीस स्ट्रक्चर और कोर्स से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगा। ठीक है जी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली चैट में भी पूछ सकते हैं, मैं चैट साथ साथ पढ़ता रहूँगा। और आप अगर हैंड रेस करेंगे तो भी मैं आपको अनम्यूट करवा के आप लोगों से क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है जी, तो इस वर्कशॉप को हम मैक्सिमम हेल्पफुल बनाएंगे आप लोगों के लिए। मैक्सिमम हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं। और क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा सर से मेरी कम्युनिकेट हुई हुई है, 5 मिनट 10 मिनट कईयों से इवन हुई हुई है, तो मुझे आइडिया है कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आप लोगों से रेलिवेंट रखूँ मैं। तो ASP.NET, अच्छा पहली बात, सिंपल एक लाइन में एक बात बता दूं, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता था तो बता दूं। बाकी मुझे पता है कि ये पता तो ये बात तो सारों को पता ही है। अच्छा, ASP.NET क्या बला है, या आप लोगों में से कुछ को नहीं भी पता, तो मैं ये बता देता हूँ। हमारे पास ना वेबसाइट बनाने के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। अब जैसे आपस में कम्युनिकेट करने की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है ना, उर्दू में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। इसी तरीके से ना हमें अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी ना डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास आप लोगों ने में से कुछ ने यूनिवर्सिटी में C++, सी या विजुअल बेसिक वगैरह पढ़ी होगी। तो उसी तरीके से हमारे पास एक लैंग्वेज है C#। ठीक है। C# हमारी एक लैंग्वेज का नाम है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ C#। ठीक है। यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए C# का फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। मुझे ज़रा चैट में बताएं कि आप लोगों को पता है फ्रेमवर्क क्या होता है। जी शहजाद, शहजाद ने कहा है कि डेमो प्रोजेक्ट दिखा दें जो .NET कोड में बने हो। बिल्कुल, मैंने इसी सेशन के अंदर ना सैम्पल प्रोजेक्ट कुछ 2-3 रखे हुए हैं, वो दिखा दूंगा।
जिशान ने पूछा है डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में क्या फ़र्क है। ये तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट बाद बताऊंगा जहाँ पे इसकी बारी आएगी। बाकियों ने कहा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर आपको पहले से क्लियर हो तो आपने जस्ट चैट में बता देना है क्लियर है, ताकि मैं वेट ना करता रहूँ कि है या नहीं। ज़बरदस्त उस्मान। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। हमारे पास ना लैंग्वेज की हेल्प के लिए कुछ चीज़ें बना के रख देते हैं। कौन रख देते हैं? कंपनीज वाले रख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक की बुक के अंदर या कहीं पे भी किसी बुक्स के अंदर ना स्टोरीज, ऐसे और इस तरह की चीज़ें पढ़ी होती हैं, पैराग्राफ्स पढ़े होते हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज की सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल मैंने बड़ी देसी सी दी है कि भाई लैंग्वेज की सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें बना के रख दी जाती हैं जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है। अब सी शार्प के फ्रेमवर्क का नाम है डॉट नेट। ठीक है। डॉट नेट सी शार्प के फ्रेमवर्क का नाम है, जो कि सी शार्प में बना हुआ है। सी शार्प के अलावा बाकी लैंग्वेज भी हैं, लेकिन हम सी शार्प पे फोकस रखेंगे। अब ये जो साथ लगा हुआ है ना ए एस पी, अब ए एस पी डॉट नेट का मतलब है कि स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो कि वेब को टारगेट कर रहा है। मतलब डॉट नेट ना सिर्फ वेब को नहीं टारगेट करता, डॉट नेट में बाकी एप्लीकेशंस भी बनती हैं। डॉट नेट में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और भी सारी तरह की एप्लीकेशंस बन रही होती हैं। जो स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है ना, उसको ए एस पी डॉट नेट कहते हैं। अच्छा, मुझे चैट में बताइएगा किस किस को पता था कि ए एस पी डॉट नेट और डॉट नेट में क्या फ़र्क है, और आप बताएं कि अब समझ आई है या नहीं इस चीज़ की। साथ में मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि ए एस पी डॉट नेट फ्रंट एंड में यूज़ होता है या बैक एंड में। तो ए एस पी डॉट नेट जो कंप्लीट है ना, तो वो फुल स्टैक होता है। ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें जो नॉर्मली समझा जाता है, ये बैक एंड का फ्रेमवर्क है। लेकिन यस, इसके अंदर हम एच टी एम एल वगैरह और बाकी चीज़ें लिख के रेजर व्यू पेजेस बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको फुल स्टैक कहा जाता है। बाकी ये इस चीज़ की डिटेल फ्रंट एंड कैसे होती है, बैक एंड कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, उससे अगली बात मैंने लिखी हुई है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये हमारे पास फ्रेमवर्क है। अब इसके अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क का मतलब समझने में आसानी के लिए आपको बताऊंगा। कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमने लाइव करनी हो ना, जैसे मिंटोस डॉट कॉम एक लाइव वेबसाइट है। उसको लाइव करनी हो तो कुछ जगह पर जो है विंडोज़ वाली होती है मशीन्स, वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो लिनक्स के सर्वर पे डिप्लॉय होती हैं। अ, तो ऐसे फ्रेमवर्क्स बहुत कम हैं जो दोनों पर हो रहे हों। तो ए एस पी डॉट नेट का जो लेटेस्ट कोर वर्जन आया है ना, वो इस चीज़ की सपोर्ट देता है कि हमने जब वेबसाइट को लाइव करनी है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी ना इसकी बात यह है कि भाई वाई ए एस पी डॉट नेट, कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि भाई ए एस पी डॉट नेट 10 साल बाद भी चलता रहेगा। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये ए एस पी डॉट नेट, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की जो कंपनी है, उन्होंने ये सी शार्प और ए एस पी डॉट नेट बनाया हुआ है। तो ये इस बात की गारंटी है कि भाई ए एस पी डॉट नेट इट इज़ नेवर गोना डाई, कभी ऐसा नहीं होगा इन इवन बहुत दूर के फ्यूचर के अंदर के ए एस पी डॉट नेट कम हो जाए या यूज़ होना कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, सब लोगों का एक माइंड क्लियर करने के लिए। अब लोगों के माइंड में होता है कि कुछ बात शायद कुछ लोग शायद इस बात से डिसएग्री करें। अगर डिसएग्री करते हो तो भी मुझे बताइएगा। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि भाई हम रिएक्ट सीखें, हम एंगुलर सीखें, हम जावा स्क्रिप्ट के वो फ्रेमवर्क सीखें जो आजकल चल रहे हैं, बड़े ट्रेंड में हैं। अब मैं इस बात को टोटली निगेट नहीं करता कि भाई ना सीखो। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क सीखना है जो पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर या पिछले 6 महीने के अंदर चलना शुरू हुआ है, उससे पहले कोई ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसी लैंग्वेज तो सीख लो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म काम आए।
अगर कोई आप ऐसा फ्रेमवर्क सीख लो, फॉर एग्जांपल, चलो नाम नहीं लेता, ये चलो ले लेता हूँ, व्यू जीएस कर लो, ठीक है, कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क कर लो जो एक साल में उसने ट्रेंड पकड़ा है, और भाई उसका अगले साल ट्रेंड खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने जस्ट अगर वो स्किल सीखी होगी ना जो कुछ देर पहले ट्रेंड में आई है, और वो ट्रेंड उसका चेंज होता जा रहा है, बाय द वे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क ऐसे ही हैं, एक दो साल किसी एक का फ्रेमवर्क का ट्रेंड रहता है, फिर एक दो साल बाद किसी और का चेंज हो जाता है, और बड़ी स्पीड में उसके फ्रेमवर्क आ रहे हैं। तो भाई ये सिर्फ सिर्फ अगर उस भरोसे बैठे रहोगे ना, किसी एक फ्रेमवर्क के भरोसे जो कि कुछ देर में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप लोग तो अपना फ्यूचर मेरे ख्याल में डिस्टर्ब कर रहे हो, सिक्योर नहीं कर रहे। अब सिक्योर फ्यूचर कब होता है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क आप पकड़ो जो कि बड़ी अच्छी कंपनी का हो और बड़ी देर से चल रहा हो। एएसपी डॉट नेट तो बड़े सालों से चलता आ रहा है, ठीक है, उसके इतने वर्जन आ चुके हैं। पाइथन, मैं पाइथन नहीं पढ़ाता, फिर भी पाइथन जैंगो इतने सालों से चलता आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि साल साल चलते आ रहे हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। एटलीस्ट कोई अगले 10 15 20 साल में ख़त्म नहीं होंगे, अगर ख़त्म भी होना हुआ तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता जाके ख़त्म होंगे। हाँ, जब ये सीख लो उसके बाद कोई फ्रेमवर्क लाजमी सीखो, जावास्क्रिप्ट का, एंगुलर, रिएक्ट और ये जो बाकी फ्रेमवर्क्स हैं ना, ये सीखो, लाजमी सीखो, बड़ी अच्छी चीज़ है, आजकल के ट्रेंड में आपको बड़े अच्छे पैसे कमा के देंगे। लेकिन जब आप ये वाले फ्रेमवर्क सीख लो उसके बाद आपने वो सीखना है, ठीक है। मुझे बताइएगा आप इन चीज़ों से एग्री करते हैं या नहीं। मैं साथ में क्वेश्चंस ले लेता हूँ। हसन ने पूछा आप कौन सा करवाएंगे, फ्रंट एंड या बैक एंड। जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, उसके अंदर कंप्लीट फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। इसमें लोकल होस्ट तो नीड नहीं होती। लोकल होस्ट का मतलब है कि आपका लोकल इन्वायरमेंट, जो भी एप्लीकेशन बनती है वो पहले लोकल होस्ट पे बनती है, अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, विजुअल स्टूडियो करना पड़ता है। और जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कंप्लीट हो जाती है, उसको लाइव करनी होती है, फिर आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जी, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो डॉट नेट की सर्टिफिकेशन बिल्कुल ऑफर करते हैं। अहमद ने कहा है कि डिसएग्री, रिएक्ट और एंगुलर भी यूज़ हो सकती है एएसपी डॉट नेट में। मैं भी आपके बात से एग्री करता हूँ। यस, एएसपी डॉट नेट के साथ प्लस रिएक्ट और एंगुलर भी यूज़ होती है, वो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। एएसपी डॉट नेट बैक एंड का फ्रेमवर्क है। तो यस, वो दोनों साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने भी एट दी एंड यही कहा कि दोनों सीखने चाहिए, लेकिन पहले आपको एएसपी डॉट नेट सीखनी चाहिए विद एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप एंड सिंपलर थिंग्स। और जब आप ये सीख लें, आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आ जाए, उसके बाद एंगुलर के अच्छे फ्रेमवर्क पर शिफ्ट हों। बाकी सब ने ऑलमोस्ट कहा है कि एग्री करते हैं। ब्लेज़र का स्कोप पूछा है किसी ने। ब्लेज़र बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है, उसकी लिमिटेड मार्केट है, लेकिन यस उसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसके हक में नहीं हूँ। कंपनीज हायर करती हैं ब्लेज़र के डेवलपर्स को, लेकिन जब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होते फिर वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और फिर वो जॉब स्विच भी नहीं कर पा रहे होते। देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन ए एस पी डॉट नेट एंड रिएक्ट, बिकॉज हम दोनों इकट्ठे यूज़ करते हैं। ए एस पी डॉट नेट बैक एंड के लिए यूज़ होता है और रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। मुझे ज़रा बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा कि आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी शहजाद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन टू दी पॉइंट शॉर्ट अपना क्वेश्चन रखिएगा प्लीज़। जी जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डॉट नेट एप्लीकेशन और रिएक्ट के जो पेजेस लोड होते हैं तो उसमें एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि रिएक्ट में हम कंपोनेंट बेस बना रहे होते हैं और इसमें पूरे पूरे पेज रेंडर हो रहे होते हैं। इसका अगर कुछ बता दें मुझे थोड़ा सा। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। थैंक यू। जी अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रिएक्ट जो फ्रंट एंड का स्पेशल फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, अगर उसमें फ्रंट एंड बनाया जाए, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रा क्लियर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को ज़रा अच्छे से समझ आए। रिएक्ट में अगर फ्रंट एंड बनाए जाए और ए एस पी डॉट नेट के फ्रंट एंड जैसा नॉर्मल रेजर व्यू पेजेस वाला बनता है,
तो क्या उनमें कोई परफॉर्मेंस का फ़र्क आएगा, क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट बेस है और ASP डॉट नेट शायद आपको लग रहा है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि अगर अगर तो हमने सिर्फ एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि जस्ट हमारे पास ERP सिस्टम है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी हम मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो हमारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच और सबसे ज़्यादा फास्ट अप्रोच ये है कि ASP डॉट नेट के साथ रेजर व्यू पेजेस यूज़ किए जाएं। और जो आपने कंपोनेंट बेस की बात की, तो ASP डॉट नेट के अंदर पार्शियल व्यूज मौजूद हैं जो कि एक तरह से उसी चीज़ को रेंडर कर रहे होते हैं। जितना पार्ट आपने रेंडर करना होता है उसका आप पार्शियल व्यू को कर रहे होते हो। उसकी वजह से सिर्फ उतना पार्ट ही रिकम्पाइल होता है जितना आप करना चाहते हो यूजिंग डिफरेंट टूल्स। रिएक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर यस एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज उन्होंने डाले हुए हैं जिसकी वजह से वो भी काफ़ी चीज़ों में बेहतर है वो भी। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग, तो मुझे कहाँ से करना चाहिए, क्या मुझे ASP डॉट नेट प्लस रिएक्ट करना चाहिए या मुझे ASP डॉट नेट विद रेजर व्यू पेजेस करना चाहिए, तो भाई डेफिनेटली एक चीज़ को टारगेट करो, उसको अच्छे से सीख लो, उसके बाद रिएक्ट या एंगुलर में से एक लाजमी सीख लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो करेंगे। अच्छा, एक ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे लग रहा था कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। ASP के साथ रिएक्ट और एंगुलर में कौन सा बेहतर है। तो इसमें ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कंपनीज दोनों चीज हायर कर रहे हैं, रिएक्ट वाले भी हायर कर रहे हैं बंदे, एंगुलर वाले भी हायर कर रहे हैं। अगर आप टोटल इंटरनेशनल मार्केट में स्टैट्स देखो ना, तो रिएक्ट अब ज़्यादा चल रही है। ठीक है, मुझे बाय द वे रिएक्ट भी आती है, एंगुलर भी आती है, मैं दोनों पे काम करता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की मार्केट में देखा जाए ना कि किसको हायर किया जा रहा है पाकिस्तान की मार्केट में, तो ASP डॉट नेट के साथ एंगुलर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी अगर किसी को एक फ्रेमवर्क आता हो ना, दूसरे सीखना मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की थोड़ी डिटेल बात करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो काइंडली दोबारा पूछ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मैंने कोशिश किया कि सबको मैं जवाब दूँ। अंश, आपकी बात का भी जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, जब उसके अंदर मैं आऊँगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद आप लेता हूँ। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप में से शायद 50-60% लोगों को पता होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीड में इस चीज़ को गुजारूं। HTML का कंप्लीट मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अ, अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एक छोटा सा मज़े की चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को जब टीचर इस ये पढ़ा रहे होंगे ना सब्जेक्ट, और जब वो आपको बताएंगे ना HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, भाई एक दफ़ा हैंड रेस करके पूछना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यकीन करें 90% टीचर्स चुप कर जाएंगे। ठीक है, अब ये ना एक बड़ी रटी रटाई बात चल रही होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों को पता है, ज़रा आंसर दें इस बात का जल्दी से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। अगर नहीं पता तो जस्ट बता दें कि नहीं पता। अच्छा, मैं मीनवाइल मैं ही बता देता हूँ। भाई हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है इन रिच टेक्स्ट। ठीक है, इन रिच मतलब रिच टेक्स्ट, अमीर टेक्स्ट। ठीक है, उर्दू में अगर ट्रांसलेट करूँ। मार्कअप का मतलब होता है उसको स्ट्रक्चर देना, और लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज। तो ऐसा टेक्स्ट जो हमारे पेज को स्ट्रक्चर दे रहा होता है उसको हम HTML कहते हैं। ठीक है, अब ये ना यही बात अच्छे खासे टीचर्स को नहीं पता होती, उनसे पूछो तो एक दफ़ा तो सोचेंगे कि हैं बच्चे ने बड़ा क्वेश्चन किया। ठीक है, तो खैर जल्दी से स्पीड अप करते हैं इस प्रोसेस को। ये हमारे पास वेब पेजेस का स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास CSS होता है, हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है HTML एलिमेंट्स को। इसकी ना एग्जांपल भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे। स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट को प्यारा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो होती है ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। हमने वेबसाइट में जान भरनी होती है कि भाई फलां बटन के क्लिक के ऊपर फलां काम होना चाहिए, पॉपअप ओपन होना चाहिए। तो जो भी एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं ना, वो हम स्क्रिप्टिंग के जरिए करवा रहे होते हैं। स्क्रिप्टिंग जावा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट में भी होती है, jQuery में भी होती है। ठीक है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें भी होती है। लेकिन जो बेस होती है ना वो जावास्क्रिप्ट में होती है। अब ये jQuery है ना, वो भी जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। ठीक है, सिंपलर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का।
इसी तरीके से अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो हमारे पास CSS का ही फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। अब ये क्यों यूज़ होती है? ये पहले से लिखी हुई CSS है, जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने किसी क्लाइंट का काम करना है ना, और वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा पिकी नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नखरे नहीं कर रहा कि ऐसा ही बना के दो, तो सबसे अच्छी रिकमेंडेशन होती है HTML प्लस बूटस्ट्रैप प्लस jQuery। इन 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट बनाओ, बड़ी स्पीड में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है। साथ में ChatGPT खोल लो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। मैं कोर्स में ये चीज़ें भी आप लोगों को साथ में बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि प्रोफेशनली कैसे चलना है। यस, बिल्कुल अंश। अच्छा, किसी ने पूछा है MVC और डॉट नेट कोर, वो थोड़ी देर बाद अभी बताऊंगा। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क्स। जावास्क्रिप्ट, अच्छा मैंने कहा कि भाई फ्रंट एंड इन चीज़ों से बन सकती है, लेकिन अगर एडवांस चीज़ें यूज़ करनी है, मज़ीद बेहतर बनाना है, तो जावास्क्रिप्ट के भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। एंगुलर, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, और इसी तरह के सैकड़ों फ्रेमवर्क्स और बने हुए हैं। जब आप पिछली सारी चीज़ें सीख लें, फ्रंट एंड की ये वाली चीज़ें सीख लें, बैक एंड सीख लें किसी एक लैंग्वेज में, ASP.NET में, पाइथन जैंगो में, या किसी में भी, तो उसके बाद आप फिर ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की तरफ मूव करें। इनकी तरफ डायरेक्टली मूव करना बहुत बड़ी गलती होती है मेरी नज़र में एटलीस्ट। क्योंकि पाकिस्तान में ना, स्पेशली पाकिस्तान में फ्रंट एंड डेवलपर्स की वैकेंसी इतनी कम है, तो मैं क्या बताऊं। मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ एक दो डेवलपर्स, कुछ डेवलपर्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने फ्रंट एंड किया था, और अब वो इस टाइम परेशान बैठे हुए हैं कि कंपनी हमें कहीं निकाल ना दें। ठीक है। तो बैक एंड इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इम्पोर्टेंस थोड़ी देर बाद बताऊंगा अभी बैक एंड की। अच्छा जी, फ्रंट एंड की एग्जांपल ये है कि HTML हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद CSS हमने स्टाइलिंग करनी है, बॉडी मैस और ये कपड़े वकड़े बना दिए, स्टाइल डाल दिया, क्या कलर्स करने हैं, कैसे चीज़ें रखनी है, ये हमारे पास CSS का काम होता है। जावास्क्रिप्ट का काम होता है मूवमेंट, फंक्शनैलिटी। तो ये हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को समझने की सबसे आसान एग्जांपल है। अब इसकी अगर कोई एक्चुअल एग्जांपल देखें, तो ये फेसबुक का लॉगिन पेज जो है, CSS के बगैर कुछ ऐसा देखने में नजर आएगा। ये उन्होंने इमेज डाली हुई है, इस वजह से ये ऐसे का ऐसे ही आया, वरना ये भी कलर मिट जाना था। तो सिंपल HTML में अगर कोड किया होता तो उनको ऐसा नजर आना था। अगर CSS भी साथ में इंक्लूड कर दें तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, स्पेसिफिक स्पेसिस आ गई हैं, कलर्स आ गए हैं, सेंटर लाइन हो गया, डिफरेंट काम कर दिए हैं। तो ये HTML और HTML प्लस CSS में फ़र्क है। ठीक है जी, फ्रंट एंड तक की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो बता दें क्लियर है। ओके, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। फ्रंट एंड का मतलब है कि भाई जो हमें सामने वेबसाइट के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हो ना, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। और जो चीज़ें सामने नज़र ना आ रही हो लेकिन वो करना ज़रूरी हो हमारी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास बैक एंड होती है। अब बैकएंड का ASP.NET के अंदर ना मेजरली 2 वर्जन चल रहे हैं। एक को हम ASP.NET MVC कहते हैं, और एक को हम ASP.NET Core कहते हैं। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं, इवन बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो ASP.NET सिखा रहे हैं वो ये गलती करते हैं कि सिर्फ ASP.NET MVC और सिर्फ ASP.NET Core करवाते हैं, या फिर मतलब इन दोनों में से एक करवा रहे होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें सीखना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखें, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, लेट से आपको प्रोजेक्ट मिला ASP.NET का, कोर का। ठीक है। थोड़ी देर बाद, 2 महीने बाद आपको MVC का प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भी मुझे कोर आती है बस MVC नहीं आती, या MVC आती है तो कोर नहीं आती? नहीं भाई, अगर आप ASP.NET डेवलपर है ना, तो आप लोगों को ESP ऐसी आनी चाहिए कि आपको MVC भी आती हो, कोर भी आती हो, आपको इनके डिफरेंट वर्जन का फर्क भी पता हो। ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ASP के तो बार बार वर्जन आते रहते हैं। यस, ASP.NET का कोई साल 1.5 साल बाद नया वर्जन आ जाता है, लेकिन
डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर आप लोगों को ASP.NET का एक्सपीरियंस है ना, अगर उसने बात की है जिसने भी, तो हमारे पास अगर जो साल बाद वर्जन आ रहा होता है ना, साल 1.5 साल बाद, हमारे काम करने में, कोड करने में 1 रुपए का कोई फर्क नहीं आता। हाँ, उन्होंने बैकएंड पे अपनी चीजें इंप्रूव की होती हैं जिससे स्पीड में फर्क आता है। ठीक है, या कोई 1000 फंक्शन के बाद वो 1001वां फंक्शन एक्स्ट्रा दे देते हैं, जो कि हम नहीं भी यूज करेंगे तो हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये दो जो डिफरेंट वर्जन हैं, बाय द वे, ASP.NET MVC फोर्थ वर्जन है, और बाकी जितने भी सारे वर्जन हैं उनको ASP.NET कोर कहते हैं। तो ये दोनों सीखनी चाहिए। मैं कोर्स में दोनों सिखाता हूँ। इसके अंदर समझ लें, अगर कि इसी को एक आती है ना, दूसरी सीखना मुश्किल चीज़ नहीं है। कोडिंग एक जैसी होती है, बस सेटअप इन्वायरमेंट वगैरह का फ़र्क होता है और कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी होती है। और मेरी नज़र में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि दोनों को फोकस करके चल रहा हो, एक ही करवाते हैं। और मैं अभी एट एट द एंड आउटलाइन में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा ना, आप लोग पूरी ज़िंदगी ढूंढते भी रहेंगे, आपको कहीं पे ऐसी आउटलाइन नज़र नहीं आएगी कि वाह ऐसी चीज़ें भी करवाते हैं। तो स्टे एट दी है। अच्छा जी, इसके बाद बैकएंड के अंदर सिर्फ ये हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। डेटाबेस होती है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ जो है ASP.NET की डेटाबेस होती है। अब डेटाबेस क्या होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जा रहा होता है मैकेनिज्म, उसको डेटाबेस कहते हैं। जैसे हम एक्सेल फाइल नहीं बना लेते, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ज़रा आइडिया नहीं है। जैसे हम एक्सेल फाइल में डाटा सेव कर लेते हैं, उस तरीके से अगर हम वेबसाइट का डाटा कहीं पे स्टोर करवाना चाहते हैं ना, तो वो डाटाबेस में सेव करते हैं। और इसकी हेल्प के लिए ASP.NET ने हमें एंटिटी फ्रेमवर्क दिया हुआ है। अब उसके बाद सबसे मेन चीज़, जो कि ASP का ही पार्ट है, ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन, कि भाई आप कौन हैं और आपके पास क्या क्या अथॉरिटी है वेबसाइट के अंदर काम करने की। तो ये बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। जी हाँ, फ्रेमवर्क चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क्स हैं, ASP.NET पाइथन जेंगो, ये चेंज नहीं हो रहे, इनकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग चेंज नहीं हो रही। जस्ट कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, एनवायरनमेंट वगैरह की थोड़ी सी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक मुझे वेबसाइट ऑनलाइन ये पिक्चर मिली थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हमारे पास यूजर्स जो देख रहे होते हैं ना, वो जस्ट 20-30% पार्ट होता है ऑफ ओवरऑल वेबसाइट। और इंटरेस्टिंगली इसको देख के ना एक और चीज़ मेरे माइंड में आती है। जो पैसे होते हैं ना वेबसाइट के, कि लेट से मुझे कोई एक बंदा कहता है कि भाई वेबसाइट बना के दो, कितने में बनेगी, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए में बनेगी। तो अंदर से 20-30 थाउजेंड फ्रंट एंड का होगा, बाकी सारे के सारे पैसे बैक एंड के होंगे। तो बैक एंड सीखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके लिए बाकी के 70-80 थाउजेंड अर्न करना है। ठीक है, तो सैलरी के कंपैरिजन भी ऐसे ही होते हैं। अगर लेट से 20 थाउजेंड सैलरी है फ्रंट एंड वाले की, तो बैक एंड वाले की 80 थाउजेंड होगी। अच्छा जी, ASP.NET के स्कोप की बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स को कहती हैं जहाँ पे आप लोगों ने अपने वर्क्स अपलोड किए हों, आप लोगों ने अपना जैसे CV नहीं होती, लेकिन CV तो वर्ड वगैरह पे सिंपल बन जाती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आप अपने काम भी अपलोड करते हैं कि भाई मैंने फलां फलां काम किया हुआ है, तो वो वेबसाइट बन जाती हैं। कंपनी की वेबसाइट, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल mentos.com की वेबसाइट जैसे बनी हुई है, इवन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जैसे बनी हुई है। तो ये इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स बनानी हो ASP.NET के जरिए बना सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट सबसे ज़्यादा समझ ले यूज़ होने वाली वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट जिनको हम कहते हैं। पाकिस्तानी के लिए दराज, ईबे नहीं, दराज ही है बस। बाहर वालों के लिए ईबे, अमेजोन, हमारे लिए OLX भी है। तो इस तरीके से क्लासीफाइड वेबसाइट, ये शॉपिंग वेबसाइट जो हैं, ये भी हम ASP.NET के जरिए बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम पूरे के पूरे बना सकते हैं। सेल परचेज के सिस्टम, जो लेट से आप गवर्नमेंट डोसे वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं, वो वाला सिस्टम ASP.NET पे बन सकता है। ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ERP सिस्टम जो ऑफिस यूज़ के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे बनते ही डॉट नेट के अंदर हैं। ठीक है, स्पेशली जो ERP की मार्केट है ना, डॉट नेट के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होना होता है।
लेट्स से सैलरी को हैंडल करने के लिए, अटेंडेंस को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको हम ईआरपी सिस्टम कह रहे होते हैं। तो ये सारे डॉट नेट के अंदर ही बन रहे होते हैं। इसी तरीके से जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट आपको कोई भी चीज़ नज़र आती है, सॉफ्टवेयर नज़र आती है, वो सारे के सारे एएसपी डॉट नेट के जरिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ यस, बिल्कुल। हेल्पफुल मटेरियल और टूल्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। हमें डेफिनेटली अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज़ के साथ। जी बिल्कुल, फिज़िकल लाहौर में इंस्टीट्यूट है। ये जो बैच है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बैच है। कुछ बैचेस होते हैं वो फिज़िकल होते हैं, कुछ बैचेस होते हैं कंबाइन होते हैं। लेकिन ये जो बैच अभी करंटली स्टार्ट हो रहा है ये जस्ट ऑनलाइन है। आगे चलते हैं। सैम्पल प्रोजेक्ट्स एक दो मैंने रखे हुए हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं किए। एग्जांपल्स मैंने अपडेट की हैं थोड़ी सी। तो mentos.com, जिस वेबसाइट के थ्रू आप आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पढ़ने लगे हैं, ये ASP.NET में ही बनी हुई है। और ये मैं अपनी वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। पोस्ट फॉर एवरीवन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए अपने लिए बनाई थी। यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल पोस्ट होते हैं, डिफरेंट ऑथर्स होते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया में कमेंट्स और लाइक ये वो सिस्टम बना हुआ है, ये सारे का सारा डॉट नेट में मैंने बनाया हुआ है। इसी तरीके से ई कॉमर्स से रेलिवेंट एक एग्जांपल मैंने दिया है। जैसे नीलामी होती है ना, कि फिजिकल नीलामी होती है कि भाई ये चीज़ इतने की है, लोग फिर बिड करते हैं इतने इतने की ले लो। इसी तरीके से नीलामी वाली एक वेबसाइट बनाई हुई है मैंने, बिड एंड बाई, ये भी डॉट नेट के ऊपर बनी हुई है। तो ये कुछ रफ एग्जांपल्स मैंने डाली हुई है कि भाई कैसी कैसी चीज़ें डॉट नेट के ज़रिए बड़े आराम से बन सकती हैं। इसके अलावा मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। ERP सिस्टम बेशुमार बनाए हुए हैं, मेडिकल डोमेन के प्रोजेक्ट्स बेशुमार बनाए हुए हैं। तो हर तरह का काम ASP.NET के अंदर हो जाता है। जो भी आपको ऑनलाइन चीज़ नजर आती है, दैट इज़ पॉसिबल विद ASP.NET। अच्छा जी, ये मैंने सैलरी रेंज निकाली है। और आप में से शायद कुछ लोग यकीन भी ना करें, ये आपके सामने यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ठीक है। ग्लास डोर सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है सैलरीज के लिए। आप लोग खुद भी किसी भी फील्ड की सर्च कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। तो भाई साहब ये बताते हैं कि 91,000 से 3.25 लाख तक की अर्निंग्स लोग कर रहे हैं। ये कैसे बताते हैं, मैं आपको इनका मैकेनिज्म समझाता हूँ। और कुछ थोड़ा सा गलत भी इन्होंने लिखा हुआ, वो भी बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये फलां कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने इसका नाम नहीं सुना, ये 25,000 देते हैं, ये सबसे कम सैलरी वाला कोई है सॉफ्टवेयर हाउस। कंटेंट आर्केड है, ये 50,000 से सैलरी देना शुरू करते हैं, 80,000 तक पे करते हैं। ये लोगों ने अपलोड किया हुआ कि भाई हमारी सैलरी इतनी है। ये 18,000 से शुरू करते हैं, 1 लाख तक पे करते हैं। ये 45,000 से शुरू करते हैं, 80,000 तक पे करते हैं। अच्छा, हम सॉर्ट बाय सैलरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं जस्ट रैंडमली कर रहा हूँ जहाँ पे रिसेंटली लोगों ने अपलोड किया हो। सिस्टम्स की देखते हैं। सिस्टम्स का लिखा हुआ है कि भाई 1.25 लाख से शुरू करते हैं, कोई 1.5 लाख तक देते हैं। ठीक है। नेट सोल का लिखा हुआ है 70,000 से 72 तक। डेव सिंह ये है। अच्छा, ये बेस सैलरी लिखी हुई है बाय द वे, ये कंप्लीट सैलरी नहीं लिखी हुई। इनमें से काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस का मॉडल कमीशन बेस भी है। मुझे डेव सिंह देख के याद आ गया। ये सैलरी बहुत कम देते हैं, साथ में कमीशन देते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे ना, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस मिलेंगे जहाँ पे 3-3 4-4 लाख सैलरी है। अब यहाँ पे मैं आपको, मैं ना बड़ा ऑनेस्ट बनता हूँ। ठीक है। मेरी आदत है, अगर कहीं पे ज़्यादा वैल्यू भी लिखी हुई है ना और कम मिलती है तो मैं बताऊँ। मेरी ये आदत है, समझ लो अच्छी आदत है बुरी आदत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 91 से 3.25 लाख तक है। भाई रियलिटी पता है क्या होती है, ASP.NET में अगर काम आता हो तो क्या होता है। लेट्स से आप कोर्स करते हैं, मेरे से नहीं करते, जो भी है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी, लेट्स से आपने कोई एक आधा प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25, 30, 35, इससे ज़्यादा नहीं होनी। ठीक है। अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको शायद 50, 60, और एक आधा सॉफ्टवेयर हाउस है वो 70 भी पे कर देता है। ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आप जॉब जस्ट मार्केट में आए हैं ग्रेजुएशन करके, तो 50 माइंड रख लें कि भाई 50 मिल रही है तो भाई ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है डेफिनेटली। कंपटीशन के लिए ना 70-70 भी पे कर रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज। अच्छा, अब मेन चीज़ ये नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मेन चीज़ आती है कि 1 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होनी है। अगर आपको काम आता है, ठीक है, और अच्छा काम आता है, तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि आप 1 लाख तक लाजमी पहुंच जाएंगे 1 साल के अंदर। ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बात, ये जी बातें यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखी हुई। इन्होंने रैंडमली नंबर डाले हुए हैं, जिसने जो जो सैलरी बताई हुई है ना, मैं भी अपनी सैलरी यहाँ पे लिख के अपलोड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से होता है कुछ, कि स्टार्टिंग 25, 30, 35, 40, 50, कोई अच्छी किस्मत चल पड़ी है तो 70। अगर आप अच्छे डेवलपर हैं तो एटलीस्ट 1 लाख तक लाजमी पहुंच जाएंगे विद इन 1 ईयर। ठीक है। फिर 3 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद डॉट नेट के डेवलपर की सैलरी को 4 5 6 लाख तक जाती है। उसके बाद आप मैनेजर पे चले जाते हैं, मैनेजर टीम लीड, फिर उनकी सैलरी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये मैंने ना नेट पे भी दिखा दिया आपको, रियलिटी भी बता दी कि क्या होता है। ठीक है। तो इन्होंने हाई नंबर भी, लो नंबर भी सबसे ज़्यादा रखा हुआ है, हाई नंबर भी थोड़ा सा कम रखा हुआ है। तो सैलरीज 50,000 से शुरू होके ये कोई 5 6 लाख तक जाती हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा अपनी सैलरी बताएं। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अराउंड 500,000। सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले अलाउ नहीं करते आपको को एग्जैक्ट सैलरी बताना। तो इवन अगर मैंने कहीं पे जॉब भी चेंज करनी हो ना, तो मैं उनको नहीं बताता, जस्ट रफ नंबर देना होता कि भाई आई एम नियर टू दिस नंबर। बाकी फिर उनको आइडिया हो जाता है। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के स्कोप की बात करते हैं। फाइवर और अपवर्क सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं टू स्टार्ट। हमारे पास फाइवर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मेरी नज़र में जब आपका 1 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपवर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अपवर्क के ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा आर्ली रेट मिलता है। अच्छा, मैंने कोर्स आउटलाइन के अंदर लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग की भी क्लासेस दूंगा। मेरे कुछ दोस्त टॉप रेटेड सेलर हैं, जिनके ज़रिए मैं आप लोगों को क्लासेस उनसे भी दिलवाऊंगा, टॉप रेटेड सेलर पे जो फाइवर और अपवर्क पे टॉप रेटेड हैं। फ्रीलांसिंग मुझे अलाउ नहीं है, तो मैं वो नहीं करता सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से। बाकी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ये वो सारा कुछ हैंडल करना मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आए हैं, ये ले लेते हैं। बिल्कुल। अगर चैट जीपीटी से कोड आप लिखवा रहे हैं और आप खुद कोई कोड लिख रहे हैं, क्या उसके अंदर फ़र्क है? भाई चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा एआई टूल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दे सकता। आपकी कोडिंग की एरर सॉल्व करके दे सकता है, आपकी बहुत सी हेल्प कर सकता है डेवलपमेंट में। लेकिन क्लाइंट खुद से कभी भी चैट जीपीटी यूज़ करके वेबसाइट या एप्लीकेशन या कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकता। हाँ, आपको एक पेज बना के दे देगा, 2 पेज बना के दे देगा। उसको कैसे बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको डेवलपर होगा तो आपको पता लगेगा। ठीक है। एआई ने और चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है डेवलपर्स की, किसी भी क्लाइंट की हेल्प नहीं की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और हमारे फायदे की बात है। हम लोग डरते हैं एआई टूल से कि भाई हमारी जगह ना ले लें, लेकिन उनको यूज़ करना सीखो, आप लोगों को एफिशिएंट बनाएंगे वो। जी, एहसान में शेयर कर देता हूँ। मुझे ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 6 साल हो गए हैं, तकरीबन 6 साल से कुछ ज़्यादा हो गया। अब कोर्स की डिटेल पे आ जाते हैं, तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं आज का इस सेशन ख़त्म होने में। तो कोई ASP.NET या इस चीज़ से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। तो ASP.NET का 22 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक से मतलब स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 4 महीने का टोटल कोर्स है। ठीक है। जिसमें आपने फीस पे करनी होती है, उसके बाद 1 से 2 महीने आपको लगते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने में। उसकी अलग से कोई फीस नहीं होती, लेकिन मैंने ये साथ इसलिए रख दिया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर जी आपने तो कहा था 4 महीने। तो भाई, प्रोजेक्ट बनाने में आप कितना टाइम लेते हो मुझे नहीं पता। आपके पास कितना टाइम है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये वो।
तो 1-2 महीने का टाइम मिलता है स्टूडेंट को फाइनल प्रोजेक्ट बनाने का, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और इस ड्यूरेशन की कोई अलग से फीस नहीं होती। लाइव लेक्चर्स होते हैं जूम पे, जैसे अब हो रहा है। यहाँ पे तो आपको हैंड रेस करना पड़ रहा है, फिर आपको अनम्यूट करवा रहा हूँ मैं। उस नॉर्मल क्लास में आप लोगों के माइक खुद ही अनम्यूट होते हैं, किसी भी टाइम आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आप इजीली ये कर सकते हैं ज्वाइन। क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे को रात की टाइमिंग रखी हुई है, 10 बजे से लेके 11 बजे तक। इसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कोर्स करना चाह रहे होते हैं, और काफ़ी लोग जॉब होल्डर्स होते हैं पहले से, कोई और लेट से कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि अर्निंग करके दे रही है, लेकिन वो अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, या कोई एज अ साइड हसल काम को सीखना चाहते हैं। तो मैंने इस वजह से ये टाइम रखा है ताकि सबके लिए सूटेबल हो। इस टाइम तक सब सारे फ्री हो ही जाते हैं। अच्छा जी, तो कोर्स कंटेंट HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स जितनी हैं वो जितनी आपको ज़रूरी होंगी, ये मैं साथ में खुद इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट अगर अलग से मैं लेके चलूँ तो 4 महीने सिर्फ उसके ऊपर ही लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ, हाँ, लेकिन इतनी मैं लाजमी करवा दूंगा जितनी आपको ज़रूरत होगी कंप्लीट फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाने के लिए। JQD है जो कि जावास्क्रिप्ट का सिंपलर वर्जन है। डाटा टेबल्स हैं। C# लैंग्वेज हम कंप्लीट सीखेंगे बेसिक से। ऊप के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस को सारे सॉर्ट कर देंगे, सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिटेल में करवाऊंगा इन चीज़ों की। और इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे ना, आपको मुश्किल नहीं होगी कि सर जी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहे। कोई ये नहीं कहता मेरा स्टूडेंट कि सर इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहे। अच्छा जी, ASP.NET MVC भी देखेंगे, ASP.NET कोर भी देखेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस के लिए जो यूज़ होता है उसको लेके चलेंगे। SQL डेटाबेस के लिए जो यूज़ होती है उसको करेंगे। अच्छा, आखिरी जो दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। कोड शेयरिंग गिटहब के जरिए। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ ना, आपको कोड वो USB में नहीं देते। वो आपको ऑनलाइन टूल्स के जरिए कोड दे रहे होते हैं, जो सीखे जाता है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बच्चा, उसको पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। बड़ी फनी फनी इसकी मीम्स भी बनी हुई हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल में मैं करवाऊंगा कि किस तरीके से कोड ऑनलाइन शेयर कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर वाले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, कि जब आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया है, उसको लाइव कैसे करना है, ठीक है, उसको किस तरीके से डोमेन पे अपलोड करना है, ये सारी चीज़, ये दोनों आखिरी पॉइंट्स बहुत प्रोफेशनल हैं, और कोई भी ये नहीं करवा रहा होता। बाकी ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर डे बाय डे कोर्स की आउटलाइन मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा गलत लिखा गया है शायद, वो एक बोल्ड हुआ हुआ है, आधा नहीं हुआ हुआ। चलो ये पूरा करना है, एंड तक 33 तक करना है, वरना वो दिखाएगा नहीं। ये मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। mentos.com ओपन भी करेंगे ना तो वो सामने सामने आ रहा होगा। तो ये डे बाय डे सारा कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, कि किस दिन क्या क्या पढ़ाना है। इसके अंदर चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं, रिमूव नहीं करता। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये तो होगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी। जी, फीस वगैरह पे आ जाते हैं अभी थोड़ी देर में। अगली चीज़ फीस ही है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि वाई टू चूज मेंटोर्स, ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट से क्यों ना करें, मेंटोर से ही क्यों करें। तो भाई यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें अंदर मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनली यूज होंगी। और आपको ऐसा इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है जो खुद काम करता है, ठीक है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, ठीक है। अ, तो मैंने देखा है, जॉब नहीं होती या बड़ी देर से जॉब वो खुद ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से, अच्छी खासी फीसें रखी होती हैं उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का पता है, तो ऐसा काम मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस में एक्चुअली यूज़ होगा, ठीक है। लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में देता हूँ, लेकिन इनकरेज होते हैं कि लाइव लेक्चर्स ही लेने हैं। लाइव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, किसी भी टाइम आप रुक के कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं।
अच्छा हाँ, वेबसाइट के ऊपर ना मैं टाइम अपडेट नहीं किया था, पिछले बैच का लिखा हुआ है, सैटरडे संडे लिखा हुआ है, टाइमिंग ये है जो मैंने आपको दिखा दी है ना। ये टाइमिंग है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 10 PM टू 11 PM, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर मैं अपडेट करना भूल गया था, पिछले बैच की लिखी हुई है। अच्छा, अगली चीज़, अगर किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा पॉइंट है जो उसको क्लियर नहीं हो पा रहा सब स्टूडेंट्स के साथ, तो रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अलग से भी कभी कभी क्लास ले लेता हूँ कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट का मसला मसाइल है। सर जी ये मेरे प्रोजेक्ट में मसला आ रहा है, एरर सोल्व कर करके थक गया हूँ, नहीं समझ आ रही, तो फिर उसके ऊपर मैं लादा जूम पे जाके उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट है, ये नहीं कि कोर्स खत्म हुआ कि भाई आप कौन मैं कौन। जब भी आपको हेल्प चाहिए होगी सीवी के अंदर, कहीं पे लेट्स से आप अप्लाई करने लगे हैं, इंटरव्यू की कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए कि सर यहाँ पे ऑफर हो रहा है, यहाँ पे ऑफर हो रहा है, क्या करना चाहिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम गाइड करता हूँ। जहाँ पे किसी को ज़रूरत होती है तो मैं गाइड कर रहा होता हूँ। फ्रीलांसिंग की फ्री में गाइड मौजूद है, जो कि कोई इंस्टीट्यूट साथ में फ्री में नहीं करवा रहा होता। टॉप रेटेड सेलर से आपको लेक्चर्स दिलवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रिफंड अवेलेबल, यार ये इतनी मज़े की चीज़ है ना, रिफंड अवेलेबल। कोई भी नहीं ऑफर करता। पता क्यों नहीं कोई ऑफर करता? क्योंकि उनको पता है कि एक दो लेक्चर्स लेंगे ना, इनको रियलिटी का पता लग जाएगा कि कितना हमें आता है, कितना हमने पढ़ाना है, कितना हमने प्रोफेशन लेके चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह रिफंड ऑफर करता हूँ, ठीक है। हफ्ते की क्लासेस लो, आपको क्लासेस का मज़ा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, जो भी हो रहा है, आपने एक दफ़ा कहना कि सर जी पैसे वापस चाहिए, मैं नहीं करना चाहता कोर्स। मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों, मैं आपको पैसे वापस करूंगा, उसके बाद पूछूंगा कि यार कोई फीडबैक है तो बता दो, ठीक है। एक हफ्ते की क्लासेस के बाद मैं आपको खुद ऑफर करूंगा कि भाई रिफंड चाहिए तो बताओ। और अनलेस किसी की मजबूरी हो, कोई भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से इतना अच्छा पढ़ा रहा होता हूँ। फेसबुक पे रिव्यूज देखने हो तो मेंटोस सर्च करें, फेसबुक पे पेज आ जाएगा, वहाँ पे सारे पुराने स्टूडेंट्स ने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मैंने लाइक्स ना, तो कोई इतनी मेहनत की है फेक लाइक्स लेने की, कुछ ऐसा करने की। स्टूडेंट्स ही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। आप जाके पढ़ भी सकते हैं, आपको ज़रा तसल्ली हो जाए पुराने स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, वापस चलते हैं यहाँ पे। फीस स्ट्रक्चर काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। 5,000 पर मंथ फीस है। 15-15 तारीख को ये सारी फीस रखी हुई है। टोटल फीस आपकी 20,000 बनती है, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट मैंने आपको चार लिख के बता दी हैं। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट के इकट्ठी पे करते हैं तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा और 18,000 हो जाएगी, ठीक है। और ये रिफंड 100% गारंटी के साथ अवेलेबल है। 26 अप्रैल तक आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, फॉर एनी रीज़न, ठीक है। सर जी आपकी आवाज़ नहीं पसंद आई ठीक है, सर जी आपके बोलने का तरीका नहीं पसंद आया, कुछ भी करके भाई वापस ले सकते हो, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, जब पैसे वापस दे दूंगा तो आपसे मैं सजेशन लूंगा कि भाई क्या इंप्रूव कर सकता था जिसकी वजह से आपने छोड़ा है। कोर्स ज्वाइन करने का तरीका, आपने पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है उसी नंबर के ऊपर जिस नंबर पे आपका मेरा राब्ता हुआ है। आपने mentosh.com के ऊपर अकाउंट बनाना है, मुझे सेंड करना है, दैट्स इट, आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मंडे से आपकी क्लासेस शुरू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अ, अगर आप कोई फेसबुक पे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर जी घंटा आपने ज़ाया कर दिया जस्ट किडिंग। भाई ज़ाया भी हुआ तो बता दो, ठीक है, कोई हेल्पफुल मटेरियल नहीं था तो भी बता देना। पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी फॉर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।